Hello and welcome to Scholar IAS, your one-stop solution for the UPSC and State Civil Services। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पॉलिटी और उसमें हमारा पहला लेक्चर हो गया मध्य प्रदेश स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं हूं शेखर चौधरी, आपका फैकल्टी जो आपको मध्य प्रदेश पॉलिटी को पढ़ने में समझने में हेल्प करूंगा। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पॉलिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ मध्य प्रदेश पहला लेक्चर है। मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग भवन जहां जाना आपका लक्ष्य है वो आपके सामने है और मैं इसमें आपकी जाने में मदद करूंगा। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ऑफ मध्य प्रदेश में आप देख सकते रहे हैं कि हमारे सामने दिख रहा है कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल मैप। मध्य प्रदेश की स्टेट मशीनरी जो कि मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं तीन चीजों में विभाजित करके, वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि है विधायिका, एग्जीक्यूटिव जो कि है कार्यपालिका और जुडिशरी जो कि है न्यायपालिका। यह है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एम्बलम, सत्यमेव जयते इनका लक्ष्य है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक व्यवस्था करी है जिसे हम बोलते हैं संघीय व्यवस्था, फेडरल पॉलिटी, जिसमें राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन है। इन शक्तियों के विभाजन का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 246 सातवें शेड्यूल में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक बनता है ये आपका, आप याद रख लीजिएगा अच्छे से कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा शेड्यूल है। जो कंप्लीट गवर्निंग मशीनरी है मध्य प्रदेश की, उसको विभाजित किया जा सकता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और आपकी जुडिशरी मतलब न्यायपालिका और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि आपकी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। तो ये है मध्य प्रदेश की मशीनरी ऑफ एमपी, गवर्निंग मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करी गई है केंद्र के लिए और राज्यों के लिए भी। राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था वाली ही व्यवस्था है। तो आप ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट में सेंटर जो है उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वो ही नियुक्त करते हैं गवर्नर्स को। कहां पर? स्टेट में। और गवर्नर और प्रेसिडेंट होते हैं सांकेतिक एक लीडर और नॉमिनल। रियल पावर किसके पास रहती है? चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास। गवर्नर सेंटर का नुमाइंदगी करते हैं स्टेट में। आर्टिकल 153 में यह जिक्र है कि देयर शैल बी गवर्नर इन द स्टेट। इट प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर होना चाहिए स्टेट में, हर स्टेट में। आर्टिकल 168 प्रोवाइड करता है कि हर राज्य में एक विधानसभा, विधायिका होगी। कई राज्यों में यहां पर दो सदन भी होते हैं, कई राज्यों में एक सदन ही होता है। जैसे केंद्र सरकार में दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे ही विधानसभा और विधान परिषद दो सदनात्मक व्यवस्था है कहीं कहीं। जैसे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में केवल एक है। गवर्नर एक महत्वपूर्ण अंग है विधायिका का स्टेट में, जैसे कि राष्ट्रपति महोदय हैं केंद्र में, यह आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 170 यह बताता है कि स्टेट असेंबली की जो स्ट्रेंथ है नंबर में, वो रहेगी 60 से 500 के बीच में। महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि गवर्नर की बात कर रहे हैं तो उसको बताया जा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं गवर्नर। संसद जो आपके संसदीय प्रणाली में राज्यों में जो संवैधानिक पद का सबसे बड़ा है वो गवर्नर का है उनके पास, परंतु रियल पावर नहीं है। रियल पावर है आपके सीएम के पास। गवर्नर एक ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं राष्ट्रपति के बीच में और स्टेट के बीच में, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के ही एक तरीके से सेंटर के एजेंट होते हैं। और सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इनमें ही निहित है, परंतु ये अपने छोटे ऑफिसर्स जो इनके अंदर सारे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी इनकी ही एक तरीके से बात मानते हैं, क्योंकि इनके ही साइन, इनके ही कहने से राज्य में शासन चलता है। यहां पर आप देख रहे हैं डॉक्टर सिद्धारमैया जो कि पहले गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, और अभी की जो मध्य प्रदेश की मैडम गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबाई पटेल। और ये इसलिए हैं यहाँ की गवर्नर क्योंकि लालजी टंडन जो थे उनकी मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया, और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबाई पटेल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है मध्य प्रदेश का।
मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें आजकल बीजेपी लेड पार्टी गवर्नमेंट है, क्योंकि उनके पास आधी से ज्यादा सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जिक्र आपके संविधान में, जो हमारे संविधान में है, वो आर्टिकल 168 से 212 के बीच में है और पार्ट 6 है। याद रख लीजिएगा, सीधे सीधे पार्ट पे और आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आते हैं। कहीं कहीं पे यूनिकैमरलिज्म, एक सदनात्मक, और कहीं कहीं पे द्विसदनात्मक प्रक्रिया है, व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में एक ही सदन है, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। अब आप ये देखेंगे मध्य प्रदेश की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 231, और 126वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि लागू हुआ 25 जनवरी 2020 से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट का आ सकता है, उससे यह व्यवस्था करी गई कि जो भी एंग्लो इंडियन सदस्य था जो मनोनीत किया जाता था राज्यपाल महोदय के द्वारा, अब वो नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा। आर्टिकल 169 कहता है कि कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो किसी भी राज्य में एक से ज्यादा सदन, मतलब दो सदन वाली व्यवस्था कर सकता है, अगर ऐसा वो चाहे तो। परंतु आपके प्रदेश मध्य प्रदेश में इसके लिए एक व्यवस्था पास करी गई, परंतु इस पे राष्ट्रपति महोदय की संस्तुति कभी नहीं हुई, तो इसीलिए वहां पर एक ही सदन है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश, जो आज मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो था, स्टेप लिया गया था, उनके द्वारा आया। तो 1956 से पहले क्या व्यवस्था थी मध्य प्रदेश में, अगर ये देखा जाए तो आप देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सेंट्रल प्रोविंस विधान परिषद, जिसकी स्थापना हुई 8 नवंबर 1913 को, और सेंट्रल प्रोविंस विधान परिषद की पहली जो इलेक्टेड मेंबर्स आए चुन के 1937 में आए। 1937 में प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे पूरे भारत में। और उससे पहले क्या नाम से जाना जाता था इस जगह, तो ये था सेंट्रल प्रोविंस और बेरार। देख लीजिए, बेरार, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया, विंध्या प्रदेश, इलाहाबाद से ये रहा मिर्जापुर, यहां से, और इस दिशा में मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र की दिशा में पर्वत श्रृंखला निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और एक और पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा। तो ये जो जगह थी ये विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। भोपाल स्टेट आप सब जानते होंगे। टोटल स्ट्रेंथ 334 थी। 1956 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो पहली विधानसभा बनी 1957 में, जो कि ज्यादा देर तक नहीं चली। और पहले जो इलेक्शन थे स्टेट असेंबली के, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा, 1 अप्रैल 1957 को हुए। अब आप देखते हैं कि पूरी की पूरी जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है वो कैसे विभाजित है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट और डिपार्टमेंट्स, ये जो आपको देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का राजभवन है। और ये दूसरा राजभवन है, ये पंचमढ़ी में है, एक भोपाल में है। पहले मध्य प्रदेश की दो राजधानियां होती थी, बाद में एक ही राजधानी भोपाल हुई। परंतु जब भी पंचमढ़ी क्या है, एक रमणीक पर्यटन स्थल है, वहां पर जब भी राज्यपाल महोदय जाते हैं तो यहीं पर रुकते हैं। गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर जो सारी स्टेट की है वो गवर्नर में ही निहित है, और वो डायरेक्टली किसके द्वारा चलाई जाती है, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, और उनके द्वारा, उनके सहयोग के लिए विभिन्न विभागों के जो अध्यक्ष हुए, जो हेड हुए, वो होते हैं मंत्री। हमारे केंद्र सरकार में मिनिस्ट्रीज होती हैं, परंतु राज्यों में केवल डायरेक्टरेट होते हैं और आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो गवर्नर हैं, हेड ऑफ द स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति हैं हेड ऑफ द स्टेट सेंटर में, गवर्नर है हेड ऑफ द स्टेट राज्य में, हेड ऑफ द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर है राज्य में, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है केंद्र में। और सारी की जो सारी पावर है वो चलती है मंत्री परिषद से। तो रियल पावर गवर्नमेंट की है चीफ मिनिस्टर में, पर नॉमिनल पावर है किसके नाम से डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो हैं आपके गवर्नर के। तो पंडित रविशंकर शुक्ला जी पहले आपके चीफ मिनिस्टर थे, याद रख लीजिएगा। और शिवराज सिंह चौहान जी काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और इनको मामा के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में, ये आपको पता होगा। चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं, चीफ सेक्रेटरी हुआ सबसे बड़ा अधिकारी किसी भी स्टेट का। कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा अधिकारी होता है केंद्र सरकार में, चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा अधिकारी होता है राज्य सरकार में।
सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी का जो हेड होता है केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी और राज्य में चीफ सेक्रेटरी। ये जो पोस्ट है 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे के द्वारा स्थापित हुई। बाद में इसको स्टेट केंद्र से हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी की व्यवस्था हो गई। परंतु राज्य में ये एक पोस्ट बनी हुई है और राज्य के हेड ऑफ द सिविल सर्वेंट्स और सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट जो होता है राज्य का, वो मैं बता चुका हूं, चीफ सेक्रेटरी होता है। मध्य प्रदेश के जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे वो थे एच एस कामंत और अभी के वर्तमान चीफ सेक्रेटरी हैं वो हैं इकबाल सिंह बेंस। स्टेट सेक्रेटरीट जहां पर कि मंत्री लोग के द्वारा काम होता है, राज्य के सरकार का काम होता है, इसको आप सबसे बड़ा ऑफिस मान सकते हैं। और यहाँ पर सीनियर जो लोग होते हैं वो सब अधिकारी आईएएस से आते हैं, यूपीएससी के थ्रू चयनित होकर आते हैं। और डेप्यूटी सेक्रेटरी जो होते हैं वो आपके पीसीएस अधिकारी भी होते हैं। तो पीसीएस अधिकारी की जब मैंने बात करी तो एसडीएम्स की ट्रेनिंग, पीसीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में तो वो होती है नरोना एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि भोपाल में है। और इसको आरसीवीपी एकेडमी के नाम से जाना जाता है क्योंकि रोनाल्ड कैल्टन पियाडेड विवियन जो कि एक बहुत ही उत्कृष्ट अधिकारी थे सिविल सर्विसेज के इंडिपेंडेंट इंडिया में, उनको उनके नाम से है। ये अंग्रेज नहीं थे, भारत में ही थे। ठीक है, याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं अगर भारत में तो हायरार्की है एक, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद राज्य, उसके बाद आते हैं डिवीजन, तो और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट से ऊपर होते हैं डिवीजन, राज्य और डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो मध्य प्रदेश में है 52 डिवीजन, 52 डिस्ट्रिक्ट और 10 डिवीजन। हाईएस्ट जो ऑफिसर होता है डिवीजन में वो होता है डिविजनल कमिश्नर और उनके नीचे काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे जो होता है वो होता है एसडीएम, जो कि कहा जाता है सब डिविजनल ऑफिसेस। सब डिविजनल ऑफिसेस जो होते हैं उनमें तहसीलदार उसके हेड होते हैं। सब डिवीजन ऑफिस में ही एसडीएम का भी कार्यालय होता है। तहसीलदार तहसील के फंक्शंस देखते हैं। तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के नीचे कानून गो और उसके नीचे लेखपाल, पूरी एक व्यवस्था है। और सब डिविजनल ऑफिस भी तहसीलों में डिवाइड होता है, वहां तहसीलदार होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि डिस्ट्रिक्ट में रूरल और अर्बन एरिया में फंक्शंस डिसाइड होते हैं। तो रूरल एरिया है ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे कि बीडीओ होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत सारे ब्लॉक होंगे। एक तहसील में 2 3 4 ब्लॉक हो सकते हैं। इसी तरह तहसील एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ब्लॉक एक डेवलपमेंट यूनिट है। जो बीडीओ होते हैं ब्लॉक स्तर पे, उनके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, आईएएस अधिकारी होते हैं। शुरू शुरू में कुछ जब आप अगर बीडीओ बनेंगे तो आप भी सीधे तैनाती लेंगे ब्लॉक स्तर पे। और ब्लॉक से नीचे, ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक से नीचे जो काम करते हैं ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत होती है और अर्बन क्षेत्रों में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। अगर मैं कोर्ट की बात करूं, जुडिशरी की बात करूं, तो जबलपुर हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश में और ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है और ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग में बना हुआ है। हाई कोर्ट जो पहले स्टैब्लिश किया गया था वो मध्य प्रदेश में नागपुर में किया गया था 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। हाई कोर्ट किसी भी राज्य का सबसे बड़ा एक बॉडी है जो जस्टिस देती है और सारे के सारे जो छोटे कोर्ट हैं वो हाई कोर्ट की सुपरविजन में काम करते हैं। 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा एक स्थापन हुआ तो वहां पर नागपुर से एबॉलिश कर दिया गया कोर्ट को और नया कोर्ट जो बना वो जबलपुर में बना। और जबलपुर में ही आज मध्य प्रदेश का कोर्ट स्थित है। इसकी 2 बेंचेस हैं, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इंदौर और ग्वालियर। अब अगर मैं बात करूं सबॉर्डिनेट कोर्ट की जो हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज सबसे बड़े एक जुडिशियल ऑफिसर होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। जब वो सिविल मामलों को सुनते हैं तो वो कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और जब क्रिमिनल मामले को सुनते हैं तो सेशन जज कहलाते हैं। सिविल और क्रिमिनल मामलों में ये अंतर है, सिविल मामले होते हैं पैसों के लेन देन और संपत्ति के लेन देन में जो विवाद होते हैं उनसे रिलेटेड, और जो आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सीआरपीसी आईपीसी की धाराएं जो कि क्राइम से रिलेटेड है, जैसे लूटपाट करना, हत्या, डकैती, ये सब चीजें आपकी आती हैं क्रिमिनल में।
तो क्रिमिनल में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 7 साल तक की सजा देने का अधिकार है। उससे नीचे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिनको अधिकार है 3 वर्ष तक की सजा देने का। जो सिविल मामले हैं उसमें क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स हैं। ये पैसों से संबंधित होता है कि 20 लाख या 30 लाख से ऊपर के जो जज होंगे वो क्लास 1 चीफ जज सिविल जज और क्लास 2 सिविल जज। अब ये जो लिमिट्स हैं ये हर राज्य की अलग हो सकती हैं। और जुडिशरी में एक इनोवेशन जो किया गया वो था लोक अदालत का। हमारे देश में जो जुडिशरी है वो जूझ रही है अधिकता से बहुत सारे केसों की। 3 करोड़ से ज्यादा केस मामले लंबित हैं अदालतों में। और लोक अदालत एक ऐसा इनोवेटिव मेथड लाया गया जिसके द्वारा जो पेटी क्राइम्स होते हैं, छोटे मोटे क्राइम होते हैं, जैसे फाइन से रिलेटेड या बिजली ना देने पे मुकदमे हो गए, ऐसे चीजों से रिलेटेड जो जो भी क्राइम है उनको दोनों पार्टियों की सहमति से लोक अदालत में हल कर लिया जाता है। लोक अदालत एक चीप, एक जल्द तरीका है जिसके द्वारा आप ऐसा कर लेते हैं। जनरल लॉज और रूल्स ऑफ एविडेंस यहाँ लागू नहीं होते। और अगर यहाँ पर कोई भी मामला दोनों पार्टियों के बीच सहमति से हो जाता है तो फिर वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करा जा सकता, उसकी अपील नहीं है। और सिटिंग या रिटायर्ड जज इसमें क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। मध्य प्रदेश की जो जुडिशियल एकेडमी है जहां पर जजों की ट्रेनिंग होती है, जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वो जबलपुर में स्थित है। और नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला लेक्चर मध्य प्रदेश स्टेट मशीनरी के ऊपर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप आर्टिकल्स को, सब चीज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द लेक्चर्स प्लीज सब्सक्राइब टू स्कॉलर आईएएस। प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको हमारी ऐप के द्वारा पढ़ना है तो स्कॉलर आईएएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और स्कॉलर वेबसाइट www.scholars.com पे जाके भी आप हमारे जो भी नए अपलोड हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स और आपकी सहायता के लिए मटेरियल वो पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नए लेक्चर में।